Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start another topic of writing section, that is writing descriptive paragraph. This question will also appear as a question of 5 marks. Question as an alternative for डायरी एंट्री राइटिंग. जो क्वेश्चन आपका डायरी एंट्री राइटिंग का होगा उस क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव में दो ऑप्शंस होंगे. एक्चुअली ये एक होगा डायरी एंट्री राइटिंग और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ दीज टू. So before starting, let us discuss what is a descriptive para. Descriptive word is made of describe. Describe से बना है ये descriptive, यानी कि ऐसी चीज़ जो कुछ describe करे, वो पैराग्राफ, एक ऐसा पैराग्राफ जो किसी चीज़ को describe कर रहा है उसे हम descriptive पैराग्राफ कहेंगे. Descriptive पैराग्राफ को लिखते समय हम एक्चुअली दिस इज़ ऑफ 3 काइंड्स. हम किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं. और पैराग्राफ जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हमें एक ही पैरा रखना है, हमें पैराग्राफ्स चेंज नहीं करने हैं. और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पहले हम उन्हें जान लेते हैं. देखिए, इट शुड गिव कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पर्सन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन इट. जो भी पर्सन, प्लेस या इवेंट डिस्क्राइब किया जा रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स देनी चाहिए जब हम कोई डिस्क्रिप्टिव पैरा लिख रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड. सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है. शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हुए आप अपनी बात को रखिए. बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात को अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली अधेयर्ड. अब ये बात स्पेशली मेंशन करने का रीज़न क्या है कि कई बार क्या होता है, बच्चे ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिख जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. जितना आपसे वर्ड लिमिट कही गई है 120 वर्ड्स, तो 120 वर्ड्स के अंदर ही अपनी इस एक्सरसाइज को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा लिखना भी ज़्यादा सही नहीं होता है. आप लंबा लंबा अगर 2-3 पेज भर दोगे एक ही शॉर्ट स्टोरी में या फिर डिस्क्रिप्टिव पैरा में, तो एग्जामिनर उसे चेक करते हुए थोड़ा परेशान हो जाएगा. और इसीलिए वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए. देन विजुअल और वर्बल क्लूज शुड बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. तो विजुअल या वर्बल क्लूज, विजुअल क्लू मतलब कोई पिक्चर वगैरह अगर दे रखी है तो उसको ध्यान में रखते हुए, फॉर एग्जांपल आपको ताजमहल की पिक्चर दे दी गई और आपको कहा जाए कि डिस्क्राइब दिस प्लेस, तो आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे. या फिर आपको सपोज़ पंडित नेहरू की पिक्चर दे रखी है या सुभाष चंद्र बोस की किसी लीडर की पिक्चर दे रखी है, तो आपको उस पिक्चर के हिसाब के आपको जो आइडिया है उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना होगा. तो विजुअल और वर्बल क्लूज जो हैं उनका आपको यूज़ करना है. वर्बल क्लू का मतलब होता है शब्दों का हिंट. अब जैसे आपके शॉर्ट स्टोरी में वर्ड्स के हिंट दिए हुए थे, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी वर्बल क्लूज हो सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू हिंट्स दिए गए हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग. तो आपको उनका पूरा यूज़ करना है टू कंस्ट्रक्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव पैरा, ये डिस्क्रिप्टिव पैरा बनाने के लिए. इट शुड नॉट इंक्लूड ओपिनियन ऑफ द राइटर. अब यहाँ पे क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पैरा है, इसमें राइटर के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं. यहाँ पर आपको अपने विचार नहीं डालने हैं, सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना है. एनी स्पेक्यूलेशन, कोई गेस नहीं देनी है अपनी तरफ से, कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर और जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पैरा लिखेंगे कि आपको पर्सनल ओपिनियन, व्यूज़, डिस्क्रिप्शन, कुछ व्यूज़ और स्पेक्यूलेशंस नहीं देनी है. केवल वो पर्सन जैसा है उसे एज इट इज़ डिस्क्राइब करना है. या वो अभी तो आपके सिलेबस में से इवेंट और प्लेस डिलीट हो गया, लेकिन अगर कभी आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो पर्सन, प्लेस और इवेंट तीनों में से कोई भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन दीजिए. अपनी तरफ से पर्सनल व्यूज़ और कमेंट्स मत दीजिए उसमें. अब
डिस्क्रिप्टिव पैरा जो है उसमें क्या होगा, जो आपको दिया हुआ है वो डिस्क्राइबिंग ए पर्सन है। एज़ पर सीबीएसई सिलेबस आपके सिलेबस में केवल डिस्क्राइबिंग ए पर्सन आएगा। तो डिस्क्राइबिंग ए पर्सन मतलब किसी पर्सन का या तो नाम दिया होगा या फिर उसकी पिक्चर दी होगी कि डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर पर्सन, या उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर हिंट्स दिए हुए होंगे। तो वर्बल क्लूज अगर आपको दिए हुए हैं तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कीजिए। लेटर ऑन पे आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट भी दूंगी जिस यूजिंग विच यू कुड डिस्क्राइब द दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग देखिए हमने 2 एक्सरसाइजेस ली हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन स्टीफन हॉकिंग बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन बिलो। इन द प्रीवियस क्लास यू हैड रेड अबाउट स्टीफन हॉकिंग, याद आया? स्टीफन हॉकिंग से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था आपने लास्ट ईयर 8th क्लास में, और उसमें क्या था, देयर वॉज ए कन्वर्सेशन बिटवीन फिरदौस कांगर एंड स्टीफन हॉकिंग। तो उन्हीं स्टीफन हॉकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, वर्बल क्लूज। अब क्लूज क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। वेल नोन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ऑथर, एक फेमस, वेल नोन मीन्स फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट मतलब यूनिवर्स के बारे में बताने वाले, यूनिवर्स की थ्योरी देने वाले, एंड ऑथर लेखक भी हैं वो। बॉर्न ऑन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। स्टडीड फिजिक्स एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़े। नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड बुक्स, अपनी रिसर्च वर्क के लिए और अपनी बुक्स के लिए वो फेमस हैं। तो ये हिंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें इन हिंट्स का यूज़ करते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब उस हिंट से हमें वेल नोन कॉस्मोलॉजिस्ट से पता लगा कि स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वेल नोन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ऑथर। फिजिसिस्ट मतलब जो फिज़िक्स में डील करते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मोस में या यूनिवर्स में डील करते हैं, एंड ऑथर और वो लेखक हैं। वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी में डील करते थे। और ही वॉज बॉर्न ऑन 8 जनवरी, और कब उनका जन्म हुआ, 8 जनवरी 1942 को इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ उनका जन्म। एज अ चाइल्ड ही शोड प्रोडिजियस टैलेंट, और जब वो छोटे से बच्चे थे तभी से वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट के टैलेंट को दिखा रहे थे। प्रोडिजियस मीन्स जो कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड टाइप ऑफ बच्चे, उनको प्रोडिजियस कहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड थे। ही स्टडीड फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने फिजिक्स पढ़ी। आफ्टर दैट he got into research and was the first scientist to offer a theory of cosmology। अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ही स्टडीड फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड में तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑक्सफोर्ड में रहने वाला बंदा, जब लोग दूर दूर से ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, तो वो भी तो ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने फिजिक्स पे स्टडी की। आफ्टर दैट, और उसको अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही गॉट इनटू रिसर्च, वो रिसर्च के फील्ड में चले गए। एंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू ऑफर द थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स के बारे में अपनी थ्योरी दी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन इन क्लियर टर्म्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। वो उन फेमस साइंटिस्ट में थे जो कि उनमें पहले थे। ही इज़ वेल बेस्ट नोन, सबसे ज़्यादा फेमस वो इस बात के लिए हैं कि उन्होंने अटैम्प्ट किया, उन्होंने कोशिश की क्लियरली एक्सप्लेन करने की कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह हुआ होगा। ये अपनी थ्योरी से उन्होंने बताने की कोशिश की। और यूनिवर्स से रिलेटेड जो सब बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड से एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश उन्होंने की। He was affected by a neuromuscular disorder in his youth। अब वो यंग ही थे, उसी समय उनकी
बॉडी में कुछ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हुआ। न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और मस्कुलर मीन्स मसल से रिलेटेड, यानी कि उनके ब्रेन से जो सिग्नल्स उनकी मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उसके कारण उनको परेशानी हो गई। विच हैम्पर्ड हिज फिजिकल मूवमेंट, जिसके कारण क्या हुआ, हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब रुक गई, रुकावट आना। तो उनकी फिजिकल मूवमेंट जो है उसमें अपनी बॉडी को मूव करने में उनको दिक्कत आने लगी। दिस रिजल्टेड इन हिज स्पीच बिकमिंग स्लर्ड, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो गई, वो उनसे बोलना कम हो गया। सो ही हैड टू यूज़ अ सिंथेटिक स्पीच डिवाइस टू स्पीक। तो उनसे क्योंकि बोला नहीं जाता था तो उन्होंने एक सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल स्पीच डिवाइस का यूज़ किया अपनी बातों को कहने के लिए। तो उस चैप्टर में भी हमने देखा था कि वो बटन पे प्रेस करके और फिर वो अपने सिंथेसाइजर से अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, अपने मन की बातों को कह रहे थे। ही डिड नॉट गेट डिसहार्टन्ड बाय हिज डिसेबिलिटी, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही कि वो इस डिसेबिलिटी से, ये जो रुकावट जो उनकी बॉडी में ये जो परेशानी हुई थी उससे डिसहार्टन नहीं हुए, उससे निराश नहीं हुए। ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया। द बिग बैंग थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, और किस बारे में काम किया उन्होंने, इन बिग बैंग थ्योरी पे और थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स पे उन्होंने काम किया। हिज बुक्स, और उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और द यूनिवर्स इन ए नटशेल, बिकेम बेस्ट सेलर्स। ये जो बुक्स उन्होंने लिखी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें स्टडी किया। ही डाइड ऑन 14 मार्च 2018 इन कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, और 14 मार्च 2018 में यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज में उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से आपको सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करते हुए और उस पर्सन को डिस्क्राइब करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की सारी डिटेल्स पता हों, जैसे इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन की है, बुक्स के नेम मेंशन किया है। तो आपको नहीं भी पता तो आप उनके बारे में जनरल सी बात कह सकते हैं, जैसे आप इसको कि उनकी बुक्स को मेंशन करके ही रोट अ लॉट ऑफ बुक्स विच बिकेम बेस्ट सेलर्स, ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको देखिए जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी थ्योरीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो ही डिड इट आउट ऑफ वर्क इन फिज़िक्स एंड ही वाज रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरीके से बात को कह सकते हो। और सपोज़ कीजिए आपको ये नहीं पता कि उनका बर्थ कब हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हिंट में दे रखा है कि ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। तो आपको जितनी भी आइडियाज़ हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग, उनके बारे में जो चीज़ें पता हैं वो आप साथ में मेंशन करते जाइए और ईजी वर्ड्स में अपनी बात को कहते जाइए। नेक्स्ट हमने लिया है राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपने चैप्टर पढ़ा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का अभी 9th क्लास में, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंट्स दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द गिवन हिंट्स। क्लूज क्या है, ग्रेट शहनाई प्लेयर, लर्नड शहनाई फ्रॉम हिज अंकल, प्रैक्टिस्ड रागाज, रागों की प्रैक्टिस की उन्होंने, सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड प्लेड शहनाई एट रेडफोर्ड ऑन इंडिपेंडेंस ईव, गॉट भारत रत्न, और भारत रत्न उन्हें मिला। तो ये हमें हिंट्स दिए गए हैं और इनका यूज़ करते हुए हमें अब इस डिस्क्रिप्टिव पैरा को कंप्लीट करना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप टाइटल डालेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। डिस्क्रिप्टिव पैरा में आप सिर्फ टाइटल डालते हैं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, और कोई फॉर्मेट नहीं होता इसका, सिर्फ आप टाइटल डालिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो गया। बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। अब ये तो हमें पता ही लग गया है शुरू से कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज fascinated by the शहनाई played by his uncle अली बख्श। अब जब वो छोटे से थे तो उनके अंकल अली बख्श शहनाई बजाते थे और वो उसे सुनकर बहुत ही फैसिनेट हो जाते थे। क्या हो जाते थे? फैसिनेट हो जाते थे, यानी अट्रैक्ट हो जाते थे, बहुत ही आकर्षक लगती थी उनको ये उनकी शहनाई। सो ही बिकेम हिज डिसाइपल। डिसाइपल क्या होता है? पढ़ा था आपने, डिसाइपल क्या होता है? चेला, शिष्य। तो वो उसके शिष्य बन गए। ही प्रैक्टिस्ड शहनाई नियर गंगा, और उनके साथ जाकर वो गंगा के आसपास के एरियाज़ में अपनी शहनाई की प्रैक्टिस करते थे।
बालाजी टेम्पल एंड मंगला मैया टेम्पल स्पेशली अट्रैक्टेड हिम। बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल जो हैं वो ख़ास तौर पे उन्हें अट्रैक्ट करते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। 1938 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सिलेक्ट किया गया था, आपने पढ़ा है चैप्टर में। एंड when India got freedom on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation and with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को इस पर बधाई दी, किस बात की, देश की आज़ादी की, 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि जब पंडित नेहरू ने अपनी स्पीच दी उससे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई बजा रहे थे रेड फोर्ट पर, मेन जो फंक्शन था उसके टाइम पे। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। कई देशों ने उनकी शहनाई को रिकग्नाइज़ किया, उन्हें पसंद की गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया वहाँ पर बुला करके। जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा था कि वो यूएई में गए और वो उन्होंने अमेरिका में भी लिंकन हॉल में परफॉर्म किया था। तो इस तरीके से कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस, और वो बनारस के प्रति समर्पित थे, एंड द रिवर गंगा, और गंगा नदी के प्रति समर्पित थे। बहुत भावुक थे वो इन दो चीज़ों को लेकर। ही मिस दैम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, और वो जब भी विदेश जाते थे तो इन्हें इन दोनों चीज़ों को मिस करते थे, उन्हें उनकी बहुत याद आती थी। ही वॉज ए सिम्बल ऑफ रिच कल्चर ऑफ इंडिया, और भारत के रिच कल्चर के सिंबल थे, वो प्रतीक थे। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001, और 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से आपको अपनी सिंपल से शब्दों में अपनी बात को रखना है। डिस्क्रिप्टिव पैरा में जो भी आपको क्लूज़ दिए गए हैं, राइटिंग सेक्शन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो भी आपको क्लूज़ दिए जाते हैं उन क्लूज़ का यूज़ करते हुए आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, छोटे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से करते हुए आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। So with that, today's class comes to an end. Thanks for watching the video, and practice at home and write these 2 paragraphs as a sample in your fair notebook. Thank you, and have a nice day, and also congratulations to all of you on your Independence Day. Thank you. Stay blessed. Bye.